हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 27 जुलाई। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 27 जुलाई 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पाइएगा। चलिए बात करते हैं क्विकली रिविजन की कल के। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया गया और अभी ट्विटर का नया लोगो लॉन्च किया गया है। लोगो की जगह पर वहां पर चिड़िया उड़ा दी गई है और एक्स का साइन लगा दिया गया है। बॉम्बे हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बन गए हैं देवेंद्र कुमार। और अभी रसिया ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाद पर प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली के पहले आरओ वाटर एटीएम का उद्घाटन दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने गोवा सरकार को अभी हाल ही में महादेव वन्यजीव अभ्यारण्य को बाघ रिजर्व यानी टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित करने का निर्देश दिया है। अभी प्रशांत महासागर में डोगसुरी नाम का तूफान उठा है और राजस्थान राज्य सरकार द्वारा जो है गिग वर्कर्स विधेयक पेश किया गया है। ऐसा करने वाला ये पहला राज्य है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा 22 व्यक्तियों को राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार दिया गया और श्रीलंका जो है इसके बल्लेबाज लाहिरू थिरमान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिए हैं। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया रिवीजन। अब हम लोग आज की करंट अफेयर की बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको फिर से बता दूं, देखो यहाँ पर टॉप 10 करंट अफेयर तो आपको डिटेल में बताए जाएंगे, साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आपको जानने चाहिए वन लाइनर फॉर्मेट में, उनको लास्ट में कवर कराया जाएगा। तो यानी कुल मिला जुला करके इस वीडियो में 14 क्वेश्चन है आज के दिन में, तो आपको एंड तक देखना है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपका एक सा भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, पूरा आपको अच्छे से देखना है बस, ठीक है। ये मैं गारंटी लेता हूं, आपका एक भी सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटने दूंगा किसी भी एग्जाम में। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के खजुराहो में आयोजित हेली शिखर सम्मेलन 2023 की थीम क्या है? तो इसकी इस बार थीम रखी गई है दोस्तों, रीचिंग द लास्ट माइल। क्या? रीचिंग द लास्ट माइल। हेली शिखर सम्मेलन 2023 ये मध्य प्रदेश के खजुराहो में आयोजित हो रहा है और ज्योतिरादित्य एम सिंधिया जो भारत के वर्तमान में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मंत्री है, साथ ही साथ इस्पात मंत्रालय भी देख रहे हैं, इन्होंने इसका उद्घाटन किया या कहें ये इसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। तो रीचिंग द लास्ट माइल, रीजनल कनेक्टिविटी थ्रू हेलीकॉप्टर्स एंड स्मॉल एयरक्राफ्ट, ये पूरी थीम है, ठीक है। ये पूरी थीम है, याद रखना। और वैसे छोटी थीम तो मैं आपको बता ही दिया। तो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा ये शुरू किया गया है। साथ ही साथ इसमें सहयोग लिया गया है पवन हंस लिमिटेड का और फिक्की का भी, साथ ही साथ मध्य प्रदेश सरकार का भी। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मध्य प्रदेश ही जब आया है तो ये भी ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश के खजुराहो में ही ड्रोन मेला आयोजित किया गया था और ड्रोन महोत्सव भी आयोजित करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश ही है। अगला, आईएमएफ के अनुसार 2023 में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुसार इस बार भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट होने वाली है 6.1%। पिछली बार इसने अनुमान जो अपना अप्रैल में जारी किया था, अप्रैल में जो अनुमान बताया था उसमें बताया था 5.9%। अब यही बढ़ा करके ये बता रहे हैं 6.1% होगी भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट, ठीक है। जीडीपी ग्रोथ रेट मतलब जीडीपी क्या है? जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। किसी एक फाइनेंशियल ईयर में किसी देश की सीमाओं के भीतर में जितना भी वस्तुओं का और सेवाओं का उत्पादन होता है उसे ही कहते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्लियर है ना? तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट चाहे भारतीयों द्वारा उत्पादन किए जाए चाहे भारत में रह रहे विदेशियों द्वारा उत्पादन किए जाए, वो होंगे डोमेस्टिक प्रोडक्ट ही, ठीक है। तो जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान जारी किया जाता है। आईएमएफ ने बताया है 6.1% इस फाइनेंशियल ईयर के लिए। हाँ, अगला फाइनेंशियल ईयर इसने अलग बताया है। क्या बताया है? 2025 वाले में बताया है इसने कि 6.3% रहेगा। ये 2023-24 वाला है। 2025 में इसने बताया है कि 6.3% भारत ग्रो करेगा इस दर से। क्लियर है? और ये किस में बताया गया है रिपोर्ट में? तो याद रखना, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में ये जारी करता है आईएमएफ। अभी ये क्वेश्चन पूछा गया था वीडियो के एग्जाम में, हालांकि उसमें भारतीय लिखा उठा था कि भारत के लिए भारतीय इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो अगर भारतीय लिख उठे तो आप आरबीआई बताएंगे, और अगर वर्ल्ड के बारे में बात किया जाए, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है, तब आप आईएमएफ बताएंगे, ठीक है। आपसे रिपोर्ट कौन जारी करता है, किस नाम से जारी करता है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। फिलहाल यहाँ पर हम लोग आईएमएफ की बात करेंगे। आईएमएफ 1945 में स्थापित हुआ था। वाशिंगटन डीसी इसका हेडक्वार्टर है। अध्यक्ष हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। जब किसी को शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेना होता है तो वो आईएमएफ का दरवाजा खटखटाता है, और किसी को अगर लॉन्ग टर्म के लिए लोन लेना होता है तब वो वर्ल्ड बैंक की तरफ जाता है।
अब वर्ल्ड बैंक में इंटरेस्ट रेट कम होता है इन कंपेयर टू IMF, लेकिन वर्ल्ड बैंक कमाती ज़्यादा है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करती है, कहे कि लोन देती है। IMF जो होता है इसका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है लेकिन ये जल्दी से सेटलमेंट करती है। तो क्रिस्टिलिना जॉर्जिवा इसके अध्यक्ष हैं। पहली उप प्रबंध निदेशक या कहें पहली डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है गीता गोपीनाथ, यानी सेकेंड मोस्ट पद है ये। CEO है पियरे ओलिवर गॉरेंचस। गीता गोपीनाथ भारत के हैं और IMF के जो लीडर्स हैं, अध्यक्ष की जो CEOs की जो एक वाल बनाई गई है उस वाल पे शामिल होने वाली भी ये पहली महिला है। अगला, टाटा स्टील के CEO और प्रबंध निदेशक टीवी नरेंद्रन का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया गया? तो देखो टीवी नरेंद्रन ये दोस्तों टाटा स्टील के CEO और MD थे। इनको 5 और एक्स्ट्रा साल के लिए दिया गया है, एक्स्ट्रा कार्यकाल दे दिया गया है, यानी इनका टर्म बढ़ा दिया गया है। तो जब 2023 में ये थे तो 5 साल और जोड़ दो आप, 5 साल कितना होगा, 2028 होगा। अब 2028 तक ये टाटा स्टील के CEO और MD बने रहेंगे। ठीक है, अभी सितंबर में ये रिटायर होने वाले थे लेकिन इनका कार्यकाल एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। तो टीवी नरेंद्रन ये हैं, MD और CEO हैं किसके, टाटा स्टील के। अच्छा, एक चीज और, टाटा स्टील भी टाटा कंपनी का ही प्रोडक्ट है। इसके अलावा TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ये भी टाटा कंपनी का ही है, ठीक है, यूनिट है। TCS के भी अभी नए CEO बनाए गए हैं। कौन बनाए गए हैं? के कृतिवासन, ठीक है। तो इनको नया बनाया गया है CEO किसकी जगह पर, ये आए थे राजेश गोपीनाथन जी की जगह पर। अगला, तो यहाँ पर वो सारी चीजें हैं। अच्छा, इनके कार्यकाल में ना पिछले 5 सालों में बहुत सारा अचीवमेंट हासिल किया है टाटा स्टील ने, यही कारण है कि इनको दोबारा नियुक्त किया गया है। टाटा स्टील ने उस दौरान, इनके CEO रहने के दौरान, भूषण स्टील का, उषा मार्टिन का, नीलांचल इस्पात लिमिटेड का, रोहित फेरोटेक लिमिटेड का, इन सभी कंपनियों का अधिग्रहण किया है सक्सेसफुली। ठीक है, टाटा स्टील की स्थापना 1907 में हुई थी, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। अगला, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया और किस देश के बीच ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास तलिस्मान सेबर शुरू हुआ? तो तलिस्मान सेबर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच का सबसे बड़ा अभ्यास है। हालांकि ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, यानी कई और देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन चूंकि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये सबसे बड़ा अभ्यास है इसलिए ये ज्यादा चर्चे में है। तो देखो यहाँ पर ऑस्ट्रेलियाज लार्जेस्ट बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज तालिस्मान साइबर 2023 बिगन्स, ये शुरू हो चुका है। ठीक है, कहाँ पर? HMAS कैनबरा या कहें हमास कैनबरा में। तो अब इसमें देखो कई सारे और देश आ रहे हैं। कौन कौन से देश आ रहे हैं? इसमें 13 देश आ रहे हैं जो समुद्र, भूमि, वायु, साइबर और अंतरिक्ष क्षेत्र में हर प्रकार के, मतलब सभी क्षेत्र में ये लोग करेंगे एक्सरसाइज या कहें युद्धाभ्यास करेंगे। इसमें कनाडा है, फिजी है, फ्रांस, जर्मनी, USA, इंडोनेशिया, जापान, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, कोरिया, टैंगो और यूनाइटेड किंगडम, ये सब इसमें शामिल हो रहे हैं। ठीक है, मतलब आप देख रहे हो ये सभी एक अलायंस है, एक प्रकार से देखो तो ये अमेरिका के पक्ष वाले हैं और रसिया के विरोध वाले हैं लगभग। ठीक है, तो इन सब ने मिलकर के किया है। अच्छा, भारत, फिलीपींस और सिंगापुर और थाईलैंड 4 देश हैं। 4 देशों को सुपरवाइजर के रूप में बुलाया गया है। क्लियर? अगला, NCRB के आंकड़ों के अनुसार 2021 में अनुसूचित जाति यानी SC के खिलाफ सबसे ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो देखो NCRB की एक रिपोर्ट आई है, एक डाटा इन्होंने जारी किया और इसमें बताया है कि मध्य प्रदेश इस मामले में सबसे खराब राज्य है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा SC से रिलेटेड आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं, यानी कि SC यानी शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति। तो इनके खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं, इनके खिलाफ जो क्राइम हो रहे हैं, वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेट कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर देखो हिंदुस्तान टाइम का आर्टिकल है, मध्य प्रदेश हैज द हाईएस्ट क्राइम रेट अगेंस्ट दलित यानी SC। ठीक है, तो अच्छा, पिछली बार भी यही टॉप पर ही था। 2020 का जो डाटा आया था NCRB का, उसमें भी ये ही टॉप पर था, मध्य प्रदेश ही। और 2019 का जब डाटा आया था तो उसमें राजस्थान टॉप पर था, ये दूसरे स्थान पर था, MP दूसरे पर था। NCRB मतलब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। NCRB ये केंद्र सरकार के द्वारा रिलीज करता है, डेटा वगैरह रिकॉर्ड रखता है अपने पास। ठीक है, तो इसी के द्वारा ये जारी किया गया है। अगला, हाल ही में दीपक मिगलानी को कहां पर भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? तो दीपक मिगलानी को दोस्तों अभी हाल ही में साओ टोम और प्रिंसिपे का नियुक्त किया गया है नया राजदूत। उपरोक्त दोनों ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे।
यहाँ पर देखिए आर्टिकल है, दीपक मिगलानी अपॉइंटेड एज इंडियाज एम्बेसडर टू साओ टोमो एंड प्रिंसिपे। ठीक है, अभी मैं वर्ल्ड मैप में दिखाता हूँ इसको कहाँ पर है ये। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सारी डिटेल इनके बारे में, विदेश मंत्रालय के निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। 1975 से ही भारत और साओ टोमो और प्रिंसिपे के बीच मैत्रीपूर्वक संबंध रहे हैं। साओ टोम और प्रिंसिपे जो है ये 1975 में पुर्तगाल से अलग हुआ था, मतलब स्वतंत्र हुआ था, पुर्तगाल इस पर कब्जा किया था। अब एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं जितने भी राजदूत आए हुए हैं, उसके बाद हम लोग इसको देखेंगे वर्ल्ड मैप में। तो देखो अभी नामांग्या खाम्प्या को मैं आपको बताया था कल ही, सोमालिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है, नामांग्या खाम्पा। ठीक है, इसके अलावा अभी हाल ही में इंडोनेशिया में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए संदीप चक्रवर्ती। इसके पहले अमेरिका में भारत के राजदूत चर्चा में आए थे, तरनजीत सिंह संधू, उनका भी नाम आपको याद रखना है। देवेश उत्तम, ये लिथुआनिया में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं, देवेश उत्तम। इसके अलावा पवन कपूर अभी चर्चे में आए थे, ये रूस में भारत के राजदूत हैं वर्तमान में। और यूएई के भी जो राजदूत हैं वो भी चर्चे में आए थे, यूएई के राजदूत है संजय सुधीर। कौन है? संजय सुधीर हैं यूएई में भारत के राजदूत। और सुमित सेठ को पनामा में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। साथ ही साथ उपेंद्र सिंह रावत को युगांडा में भारत का अगला हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है। उनसे पहले रुदेंद्र टंडन को ग्रीस में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। अगर आपके पास समय हो वीडियो को फिर से पीछे कीजिए, बैक कीजिए और नोट डाउन कर डालिए जितना भी मैंने आपको बताया है। चलिए वर्ल्ड मैप में दिखाता हूं मैं आपको साओ टोमो और प्रिंसिपे है कहां पर। तो वर्ल्ड मैप में देखो ये रहा सबसे पहले अपना प्यारा भारत। यहां से आपको आना है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की तरफ, ये हो गया अफ्रीका आपका। अफ्रीका में इधर आइएगा तो यहाँ पर गैबोन आपको देश दिख रहा है ना, गैबोन के पास में ही यहाँ पर छोटा सा एक द्वीप कंट्री है, द्वीप देश है, साओ टोम एंड प्रिंसिपे। ये देखिए ये है साओ टोम एंड प्रिंसिपे। क्लियर है ना? अगर आपसे पूछा जाएगा किस महाद्वीप में पड़ता है तो आप अफ्रीका ही बताएंगे। अगला, दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता द रूबरू मिस्टर इंडिया प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की जाएगी? तो ये गोवा में आयोजित की जाएगी। दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता है, ये राष्ट्रीय स्तर पर होता है लेकिन दुनिया में सबसे बड़े लेवल पर यह आयोजित किया जाता है, द रूबरू मिस्टर इंडिया। तो इसका आयोजन गोवा करने जा रहा है। यहाँ पर देखिए इसमें जैसे मिस वर्ल्ड होता है, मिस यूनिवर्स होता है, कुछ इस प्रकार से वो महिलाओं के लिए होता है, यहाँ पर देखो पुरुषों के लिए होता है रूबरू मिस्टर इंडिया। तो ये अगस्त में आयोजित किया जाएगा, गोवा इसकी मेजबानी करने जा रहा है। ये दुनिया में पुरुषों के लिए सबसे बड़ी और सबसे सम्मानित प्रतियोगिता मानी जाती है। तो इस कार्यक्रम में गोवा के जो सीएम है प्रमोद सावंत वो भी हिस्सा लेंगे। गोवा के बारे में अभी हम लोगों ने जाना था कुछ दिन पहले ही, जो मेन चीजें हैं उनको रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे द डेलो, दिवाली नाच और घोड़े मोदनी, ये यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है, इसका नाम आप याद रखेंगे। अंसी नेशनल पार्क, भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये दोनों याद रखिए। इसके अलावा महादेई वन्यजीव अभ्यारण्य को दोस्तों अभी टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, अभी कल ही हम लोग इसके बारे में बात किए थे। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 30 जुलाई को PSLV C56 रॉकेट को 6 सहयात्री उपग्रहों के साथ लॉन्च करने की घोषणा किया है? तो इसरो दोस्तों 30 जुलाई को एक और रॉकेट लॉन्च करने जा रहा है, PSLV C56 रॉकेट। इसकी मदद से 6 ये को पैसेंजर सैटेलाइट्स को भेजेगा। 6 को पैसेंजर सैटेलाइट्स कौन कौन सी हैं इनको भी अभी हम लोग जानेंगे। फिलहाल यहाँ पर जानो PSLV C56 लॉन्च होगा। PSLV मतलब होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये याद रखना, पूछा जा सकता है आपसे। और इसके द्वारा ये लॉन्च किया जाएगा, तो इसका ये 56वां मिशन होगा। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले ही इसरो ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया था। चंद्रयान 3 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था, वो अभी पहुंचेगा 23 अगस्त को। इस पर तो मैंने आपको 2-3 वीडियो दी। तो इसरो के द्वारा जो ये नेक्स्ट मिशन जो होगा इंडिया का, ये जो लॉन्च किया जाएगा, ये भी श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा, उसके पहले लॉन्च पैड से। तो इसका वजन जो है वो 3600 किलोग्राम है। सिंगापुर सरकार, ST इंजीनियरिंग, इन सबका मतलब इसको समझ लो कि मेंटेन किए हुए हैं। DSAR उपग्रह जो है एक सिंथेटिक अपर्चर रडार पेलोड ले जाएगा, इजराइल एरोस्पेस ने जिसे विकसित किया हुआ है। 6 को पैसेंजर्स को ले जाएगा। 6 को पैसेंजर मतलब कोई जीवित प्राणी नहीं, मतलब समझ लो ये को पैसेंजर सैटेलाइट्स हैं, जिसके नाम है वेलॉक्स AM, आर्केड, स्कूब 2, न्यू स्पेस द्वारा न्यूलियन और गैलेसिया 2, ORB-12 स्लाइडर। ठीक है, ये नाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हाँ आपसे ये जरूर पूछा जा सकता है कौन सा लॉन्च पैड से लॉन्च किया गया। PSLV C56 रॉकेट है, ये ध्यान रखना, 30 जुलाई को लॉन्च किया गया है। इसरो के बारे में बेसिक चीजें तो आप जानते ही हो कि 1969 में स्थापना हुई थी 15 अगस्त के दिन।
इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और इसके अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ जी। अब बात करते हैं अपनी ई बुक की। देखो बहुत सारे लोग इस ई बुक को ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है। जनवरी से जून तक की ई बुक, अगर आप भी लेना चाहते हैं तो उसको लेकर के देखो एक बार। चैप्टर बाय चैप्टर कंटेंट इसमें है और देशवार कंट्री वाइज इसके अलावा स्टेट वाइज इसमें क्वेश्चन अलग से दिए गए हैं। तो जैसे उत्तर प्रदेश आया ना, तो उत्तर प्रदेश की सारी घटनाएं 6 महीनों की एक जगह पर। जैसे मध्य प्रदेश आया तो मध्य प्रदेश की सारी घटनाएं, सारी करंट अफेयर एक जगह पर। ऐसे ऐसे राज्यवार भी दिए गए हैं, ऐसे ही देशवार भी। जैसे रूस आए तो रूस की सारी घटनाएं एक जगह पर, और ऐसे ही सभी टॉपिक, खेल खिलाड़ी, पुरस्कार, सम्मान, बहुत सारी चीजें दी गई हैं। तो आप इसको ले सकते हो, ठीक है। एमजेटी ऐप पर मिलेगा और व्हाट्सएप का नंबर भी दिया गया है, आप व्हाट्सएप के माध्यम से यूपीआई के थ्रू भी प्राप्त कर सकते हो। ई बुक है ये, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। आईसीसी के विकास पुरस्कार 2022 में किस देश ने आईसीसी डेवलपमेंट इनिशिएटिव ऑफ द ईयर का खिताब जीता? तो दोस्तों आईसीसी ने एक विकास पुरस्कार की शुरुआत की है और इस विकास पुरस्कार के तहत नमीबिया ने ये पहला आईसीसी डेवलपमेंट इनिशिएटिव ऑफ द ईयर का खिताब जीता हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, विनर्स ऑफ द आईसीसी डेवलपमेंट अवार्ड 2022 रिवील्ड। तो आईसीसी की वेबसाइट पर ये दी गई है। 25 जुलाई को ये पुरस्कार दिया गया। इसमें जो उभरते देश हैं, जहां पर अभी क्रिकेट की शुरुआत हुई है ना, वहां पर आईसीसी ये पुरस्कार देगा, ठीक है। मतलब इसमें आपको कभी नहीं देखने को मिलेगा कि इंडिया पाया है या श्रीलंका पाया है या ऑस्ट्रेलिया पाया है, इंग्लैंड पाया है, ये सब कभी नहीं पाएंगे। ये सभी अवार्ड दिए जाएंगे उन क्रिकेटिंग वाली टीमों को जो अभी उभर रहे हैं, जैसे अमेरिका हो गया, जैसे यूएई हो गया, जैसे नमीबिया हो गया, नाइजीरिया हो गया, ठीक है। यहाँ सब में खेल की भावना, क्रिकेट को खास करके बढ़ावा देने के लिए आईसीसी के द्वारा ये पुरस्कार शुरू किया गया है। नमीबिया मिनी क्रिकेट कार्यक्रम के लिए आईसीसी डेवलपमेंट इनिशिएटिव ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता और नाइजीरिया को वर्ष का 100% महिला क्रिकेट पहल के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। क्लियर। आईसीसी की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है दुबई में और इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में ग्रेग बार्कले, ठीक है। आईसीसी के द्वारा ही 2023 में ही दोस्तों भारत में वर्ल्ड कप आयोजित किया जाना है। आईसीसी ने ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया है इसके लिए शाहरुख खान को। अगला, हाल ही में एसीसी पुरुष इमर्जिंग टीम एशिया कप का खिताब किसने जीता? इसको जीत लिया है पाकिस्तान ए ने फाइनल में भारत ए को हरा करके एसीसी का पुरुष इमर्जिंग टीम एशिया कप खिताब जीत लिया है। भारत ए की टीम हार गई है, इन पाकिस्तान ए की टीम जो है वो इस क्रिकेट कप को जीत ली है, ठीक है। क्रिकेट का ये टूर्नामेंट था, 128 रन से जीता हुआ है ये टाइटल। अच्छा, एक चीज और, पिछली बार इससे पहले वो ढाका में बांग्लादेश को हरा करके 2019 वाला भी जीता था, ठीक है, पाकिस्तान, और अभी 2023 का भी जीता है। आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो श्रीलंका में ये आयोजित किया गया था। भारत ए की टीम को इसने हराया है। आगे अब हम लोग कुछ और प्रश्नों को देखेंगे जो 28 जुलाई से बन सकते हैं, वन लाइनर फॉर्मेट में उनको हम लोग देखेंगे। जैसे अभी हाल ही में किस राज्य में मृत शरीर का सम्मान विधेयक पारित किया गया? तो ये राजस्थान में पारित किया गया। देखो अब राजस्थान में ना कई सारे बिल लाए गए हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था राइट टू हेल्थ बिल, ठीक है ना, इसको याद रखना। इसके अलावा मैंने आपको बताया था राजस्थान ने ही न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक भी पारित किया। इसके अलावा अभी गिग वर्कर्स के लिए भी देश का पहला गिग वर्कर्स बिल पारित किया है, पेश किया है राजस्थान में, ठीक है। और अभी मृत शरीर का सम्मान विधेयक, यानी कि जो डेड बॉडीज होती हैं उनको सम्मान स्वरूप में, मतलब सम्मान दिया जाए एक प्रकार से, इसके लिए एक बिल लाया हुआ है इन्होंने। अब टूर डी फ्रांस 110वां संस्करण किसने जीता है? इसको जीत लिया है दोस्तों जोनास विंगेगार्ड ने, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए इसको वन लाइनर में ले लिया गया है। चीन के नवनियुक्त विदेश मंत्री का क्या नाम है? तो नवनियुक्त विदेश मंत्री बने हैं वांग यी। देखो चीन के जो विदेश मंत्री हैं वो बहुत ज्यादा चर्चे में रहे हैं, क्योंकि उनको मतलब इस समय दिखाई भी नहीं दे रहे हैं, वो गायब ही चल रहे हैं। हनी ट्रैप में बताया जा रहा है उनको फंसाया गया था और इसी वजह से वो अभी फिलहाल के लिए हटा दिए गए हैं और नए विदेश मंत्री वहां पर नियुक्त किए गए हैं चाइना में। क्लियर है ना? चलिए, तो ये क्वेश्चन थे आज के दिन से, ठीक है। और अब हम लोग बात करेंगे लास्ट डे के क्वेश्चन की जो मैंने आपसे पूछा था। रितु माहेश्वरी आगरा डिवीजन की नई कमिश्नर बनाई गई हैं, ठीक है। भारत में उत्तर प्रदेश राज्य जो है, जो कि सबसे बड़ा राज्य है, उसके 7 जिलों में अब कमिश्नरेट प्रणाली शुरू की गई है। कोरिया ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब सी यंग ने जीता है। क्लियर है? अब आज का क्वेश्चन, आज आपको बताना है विजय दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। ध्यान से आंसर कीजिएगा, गलती हो सकती है आपसे। इसके अलावा जुलाई 2023 में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है?
दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं, दोनों के बारे में जो भी पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। और वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे शेयर भी कर देना। इस वीडियो की क्विज और पीडीएफ आपको फ्री में एमजेटी ऐप पर मिलेगी, वहां से इसको प्राप्त कीजिए। साथ ही साथ और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। आज दिन में कुछ अनाउंसमेंट भी करने वाला हूं, तो आप लोग इंतजार कीजिएगा। चैनल पर मैं आपको काफी कुछ नई चीजें बताने वाला हूं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।